और सवाल ये है कि आपका कमिटमेंट कहाँ है। आपका चेतना जो विकसित हुआ है वो अपने सांसारिक हित के केंद्र में रख के उसकी हिफाजत करते हुए करना चाहते हैं कि जरूरत पड़े तो सांसारिक हित को त्याग के करना चाहते हैं, ये सवाल। आदाब साथियों, आप सुन रहे हैं प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया और आज की महफिल एक ऐसे शख्सियत के नाम है जिन्होंने राजनीति, समाज और संस्कृति तीनों मोर्चों पर काम किया। जमशेदपुर की मजदूरी गलियों से लेकर इप्टा के मंच तक और कम्युनिस्ट पार्टी के जिला महासचिव के पदाभार तक तीनों जगह इनकी अहम भूमिका रही। हमारे साथ मौजूद हैं कॉमरेड शशि कुमार जी और आज एक बेहद गहन चर्चा पर हम और शशि जी इस पॉडकास्ट को आपके सामने लेकर आते हैं। स्वागत है शशि जी। तो इसका बेसिक क्रक्स यही है शशि जी कि कुछ चंद सवाल हैं, इन सवालों के इर्द गिर्द ये पूरा महकमा चलेगा। तो अगर हम सवाल से शुरुआत करें तो सबसे पहले तो हम हमारे से कहने का अर्थ है कि सारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर में सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की तरफ रुचि कहाँ से शुरू हुई, और अपने सफ़र के बारे में अगर थोड़ा सा बता पाएँ तो। पहली बात तो जमशेदपुर में 69 हम यहाँ मजदूरी करने आए जी और मजदूरी बहुत कम मिलता था जी। स्मॉल इंडस्ट्री में मजदूरी करते थे। वहाँ पेशाब करने जाने पर भी डांट पड़ती थी कि कल से ड्यूटी नहीं आना, 5 मिनट लेट हो गया था। उसके बाद जो वो जुल्म था मजदूरों का, जी 69 में ही इंजीनियरिंग मजदूरों का हड़ताल हुआ, 48 दिनों तक चला। उसका इम्पैक्ट पड़ा और हम लोग मजदूर आंदोलन में लग गए और उसके कई एक परिणाम निकले, निगेटिव पॉजिटिव बहुत सारा चीज़। लेकिन संस्कृति कर्म पे रुचि से मेरा मतलब ये है कि हम साहित्य जानते नहीं थे। जी नाटक किया था बचपन में बड़े बड़े लोगों के साथ, अलग बात है। लेकिन मजदूर आंदोलन में जब उतरे वो एक मजाज और फैज के 2 नज्म को हम लोग गाना शुरू किए थे। एक था कि दरबारे वतन में जब एक दिन हम जाने वाले जाएंगे, सब अपनी सजा को पहुँचे और कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। और मजाज का था कि बोल अड़ी वो धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। और बीच में फिर नजीर का रोटीनामा कुछ दिन को चला। और ये अपनी ज्ञान का मैं आपको बखान कर दूं जी। ये सब गीत गाते हुए हम लोग नहीं जानते थे कि मजाज कौन है, फैज कौन है, नज़ीर कौन। जी ये आंदोलन ने सिखाया, मजदूर आंदोलन ने, कि संस्कृति कर्म कितना मजबूत चीज होता है। बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। दूसरा चीज हुआ कि नाटक में प्रेमचंद का एक इस्तीफा नाटक, जी उसका बंगला रूपांतरण है लाठी। अंग्रेज अफसर को जो रिजाइन दे के पीटता है, ये बंगाल क्लब में बंगला नाटक शबनम इंजीनियरिंग के मजदूर, जिसमें बंगाली ज़्यादा थे, और बिहार का सेक्रेटरी सत्यानंद सिन्हा का कारखाना था। कन्हैया सिंह दबंग आदमी, जिसके डर से लोग थर थर काँपते थे। वहाँ के मजदूरों को दिखा दिया ये लाठी बंगला में, और दूसरे दिन मैनेजर को दौड़ा दौड़ा के मजदूरों ने पीटा। जी। तो ये संस्कृति कर्म का असर हुआ। वो मेरे संस्कृति कर्म और साहित्य की तरफ मेरे आने के मेन कारण ये। इप्टा से जुड़ाव कैसे हुआ? अब जब ट्रेड यूनियन करने लगे
तो यहाँ इप्टा में जब बोले ना, उधर गाना गाने लगे। जी। इधर शंकर राव थे, सुकुमार भट्टाचार्य जी थे, शीला भट्टाचार्य जी थी, अंजलि भट्टाचार्य जी थी, सुअर्तो भट्टाचार्य जी थे। ये लोग मई दिवस के दिन पूरा ट्रक पर पूरे शहर में गाना गाते थे। ट्रक पर घूम घूम के पूरे शहर में गाना गाते थे। इप्टा से जुड़ाव ये कारण हुआ, मजदूर आंदोलन का जुड़ने के कारण सीपीआई से जुड़ाव हुआ, केदारदास से जुड़ाव हुआ, बहुत सारा ये है। लेकिन बेसिक रहा मजदूर आंदोलन का कि मदद में ये लोग चीज़ें जो हैं इप्टा संस्कृतिकरण, इस वजह से उनके साथ जुड़ा। बिल्कुल। जब संस्कृति और साहित्य पर बात हो रही है शशि जी, तो प्रेमचंद की एक कथन बड़ी मशहूर है कि साहित्य का उद्देश्य समाज का सेवा करना है। तो क्या आपका इस पर क्या विचार है कि आज भी साहित्य और कला समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं या भटक गए हैं? देखिए, सापेक्ष समाज है जी। सापेक्ष समाज में दो तरह के साहित्यकार हैं, पहले भी थे, आज भी है। जी। पहले भी चारण करने वाले थे, पहले भी लड़ने वाले थे, पहले भी राजा के गुण गाने वाले थे और कबीरदास भी थे, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी है। अब साहित्य का जो आप बोल रहे हैं, प्रेमचंद करे समाज की सेवा, प्रेमचंद क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता जी। लेकिन साहित्य की भूमिका समाज को परखने में है, और साहित्य को साफ साफ इस बात पर विचार करना है कि कैसी दुनिया थी, कैसी दुनिया है, और कैसी दुनिया हो, और जैसी दुनिया चाहते हो कैसे हो। कैसे क्या? साहित्य ये है। प्रेमचंद क्या बोलते थे, हम उतना विद्वान नहीं, लेकिन अभी के संदर्भ में तो यही है, ज्ञान जितना हमने अर्जित किया है समाज में, जी। उस ज्ञान के आधार पर ये तो तय कर सकते हैं कि कैसा अगला समाज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ आदमी आदमी की तरह और कुछ हो चाहे नहीं, आदमी आदमी की तरह रहे, इसके लिए कैसा समाज चाहिए, सीधी सी बात। अब जब हम एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं, तो आज के वक्त में संस्कृति को पूर्णतया मनोरंजन के लिए सीमित कर देने की बात की जाती है या फिर कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात में इप्टा जैसी संस्थाओं की भूमिका कितनी अहम है? बहुत अहम है। पहले भी संस्कृति कर्म को नाचने गाने का शब्दावली से जी पुकारा जाता था, तो सिर्फ मनोरंजन की चीज़ है। तो संस्कृति कर्म मनोरंजन की चीज़ नहीं, भाटों की परंपरा की संस्कृति नहीं है ना। संस्कृति कर्म के द्वारा जब प्रेमचंद की बात कर रहे हैं, तो 36 में ही ने कहे कि हुस्न के म्यार को बदलना होगा। क्या मतलब? कला के लिए है कि कला जीवन के लिए? मनोरंजन भी चाहिए, तो जीवन सुंदर हो तभी मनोरंजन का आनंद है। पेट में दाना नहीं रहे और मनोरंजन का आनंद है। वो सुकांतों की कविता है ना, चांद का बहुत लोग उपमा देते हैं। वो सुकांतों बोलते हैं कि भूखे पेट चांद भी जली हुई रोटी के समान नजर आता है। संस्कृति कर्म हो, साहित्य हो, राजनीति हो, जीवन के लिए है। तो जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए, यही सवाल। वैचारिकता और व्यवहारिकता जो दो चीजें हैं बाबू, अक्सर इन्हें दो अलग अलग टर्म्स के तौर पर देखा जाता है। दो अलग अलग टर्म है भी, पर सिक्के के दो पहलू हैं। अब जब हम संस्कृति कर्म की बात करते हैं, तो संस्कृति कर्म खास तौर पर वैचारिक तौर पर हम कई बात आम जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं, और व्यवहारिकता है जिसके कारण वो चीज़ जनमानस तक पहुंच रही है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात पर आपके क्या विचार है?
सिद्धांत और व्यवहार में आप अंतर बताना चाहते हैं। जी। तो सिद्धांत बेकार है जो व्यवहार में फिट नहीं बैठे। एक सब जी। वो विज्ञान जो है, विज्ञान प्रैक्टिस में अगर सिद्ध नहीं हुआ, ऑक्सीजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलने से अगर पानी नहीं बना तो वो तो सिद्धांत गलत हो गया। गलत हो गया, बिल्कुल। ये आप कहिए कि सिद्धांत के आधार पर आदमी व्यवहार में क्यों नहीं उतारता है, वो बात। और वो आदमी के प्रति फिर मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी का या जो है ना, पदार्थ चेतना को निर्धारित करता है और चेतना पदार्थ को प्रभावित करता है। और सवाल ये है कि आपका कमिटमेंट कहाँ है। आपका चेतना जो विकसित हुआ है वो अपने सांसारिक हित के केंद्र में रख के उसकी हिफाजत करते हुए करना चाहते हैं कि जरूरत पड़े तो सांसारिक हित को त्याग के करना चाहते हैं, ये सवाल। और वो व्यवहारिकता में जो दिक्कत है, हम बुद्ध का वो दंत कथा सुना देते हैं। जी। एक बार बौद्ध भिक्षु कहीं जा रहा था तो फूलों का बगीचा नजर आया। उसने श्वास लगा के खींचा तो उस पर एक देव बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, ये पुष्पगंध छू, दूर हटो। तो बौद्ध भिक्षु किनारे हो गए। थोड़ी देर के बाद किसानों की टोली आई और पूरा बाग उजाड़ दिया। अब बौद्ध भिक्षु को गुस्सा आया, बोला, हे देव, किसानों ने पूरी बाग उजाड़ दिया, आपने कुछ नहीं कहा और मैंने जरा सी नाक लगाई तो आपने पुष्पगंध चूर कह के दूर हटा दिया। जानते हो उस देव ने क्या कहा? उसने कहा, किसान तो अज्ञानी है और तुम दुनिया के दिशा बदलने आए हो, इसलिए तुम्हारे लिए फूल के गंध की चोरी भी बहुत बड़ी चोरी है। कोई साहित्यकार अगर दुनिया को दिशा देने जा रहा है, जी, आप दिशा देने जा रहा है, तो प्रैक्टिस में अगर नहीं फिट है तो बेकार है ना। वो हनुमान जी नहीं माला फोड़ रहे थे, बोल रहे थे कि इसमें राम नहीं है तो बेकार है। जी। तो साहित्य भी बेकार है कि इसमें जिंदगी नहीं। आपके राजनीतिक सफर पर अगर बात करें और आपके जमीनी काम पर अगर बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आपके जुड़ाव ने आपके सांस्कृतिक काम को किस तरह से मजबूती दी? बिल्कुल मजबूती दी। किस तरह से? किस तरह से? सांस्कृतिक कर्म में, शिक्षा में, दीक्षा में, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, दुनिया को कैसे देखना चाहिए। एक बात साफ है, एक लाइन में बोले कि कम्युनिस्ट आंदोलन ने हमको जीवन दृष्टि दी। जीवन का एक दृष्टि है ना, उस दृष्टि से, बिल्कुल उस दृष्टि से लोग सहमत हो असहमत हो वो, लेकिन हमको जीवन दृष्टि वहीं से मिला। नहीं तो ऐसे घर में पैदा लिए थे जहाँ छुआछूत था। कम्युनिस्ट आंदोलन ने हमको वो क्या बोलते हैं, जैसे गरीब लोगों के बीच, मुसलमान के पसमंदा लोगों के बीच, शरीफ लोगों के बीच हमको रहने सहने का अवसर प्रदान किया है इसी आंदोलन। जिले के महासचिव रहते हुए बाबा, पहली बात तो महासचिव नहीं होता है जी, महासचिव केंद्र में होता है सचिव। हमारे जुबान पर महासचिव चढ़ा था क्योंकि हम पार्टी ऑफिस में एक लेटर पढ़ लिए थे, अभी वाले ने महासचिव लिखा था। जो भी लिखे, हमारे जुबान पर महासचिव चढ़ा हुआ था, अभी वाले का महासचिव लिखा था। तो जिले का सचिव रहते हुए आप सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या थी, संगठन के भीतर या समाज के बाहर? समाज में देखिए, जिला सेक्रेटरी नहीं, बहुत और लोकल सेक्रेटरी भी रहे जी। सबसे बड़ी चुनौती इस जिले में रहे युगबोध के से लड़ने की समस्या थी। जब हम हुए तो पूरा देश, बल्कि दुनिया का बहुत ज़्यादा हिस्सा दक्षिणायन या दक्षिण पंथ की दिशा में अग्रसर था, आज भी है, बिल्कुल है। तो चुनौती बहुत बड़ी ये है।
और कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सेक्रेटरी होते हुए मेरे अंदर की सबसे बड़ी चुनौती रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कम्युनिस्ट संस्कृति को कैसे जिंदा रखा जाए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रथम दशक 1848 से 10 वर्ष बाद कम्युनिस्ट आंदोलन और वो विचारधारा लड़ी है मार्क्सवाद के विरोधी विचारधाराओं से। बिल्कुल। उसके अभी का जो दौर है वो कम्युनिस्ट आंदोलन को मार्क्सवाद के विरोधी विचारधारा से लड़ने का दौर है, साथ साथ मार्क्सवाद के अंदर मार्क्सवाद विरोधी प्रवृत्तियों से संघर्ष करने का भी दौर है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो रुझान है उनसे भी लड़ने का दौर है। बिल्कुल। हम तो उससे जूझते रहे हैं। अभी से तो पार्टी के आदमी हैं, इशारे में ज़्यादा कहना ठीक नहीं। बिल्कुल 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 है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम बात करने को बहुत वक्त से उत्सुक थे और इस चीज़ पर हमारी चर्चा भी हुई थी। दर्शकों को इस बात का आइडिया नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा। हम अभी जमशेदपुर में बैठे हैं और जमशेदपुर में 1979 में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था जिसको वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड रामनवमी के दौरान का दंगा कहा जाता है पूरे हिंदुस्तान में। तो शशि जी उस दंगे के प्रत्यक्षदर्शी हैं और एक प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर हम बेशक जानना चाहेंगे जिस चीज़ों को हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, द ब्लैक सॉइल और द सैपलिंग ऑफ सॉरो, अली अमजद की किताब। तो एक प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर अगर 1979 के दंगों पर, जो कि सच में एक काला धब्बा है, अगर थोड़ा सा प्रकाश पड़ सके। नहीं, थोड़ा सा नहीं, 1979 का दंगा पर जब ध्यान दीजिएगा जी, तो हमारे शुरुआती 70 के काल के वो मानगो में स्मॉल इंडस्ट्री में मजदूर आंदोलन पर भी ध्यान देना। अच्छा। जो मजदूर आंदोलन हुए थे कारखानों में बृहत्तर पैमाने और उसमें भरुका इंडस्ट्री बड़ा इंडस्ट्री था, स्मॉल इंडस्ट्री में, जिसके मैनेजर हुआ करते थे बीके त्रिवेदी। बीके त्रिवेदी अखाड़े वाले? हाँ, वहाँ के मैनेजर थे जी। और जो मैनेजमेंट पक्षी लोग थे वो डायरेक्ट मजदूर से लड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने चैता कराया और 72 में जी, उसी साल 71-72 में बीके त्रिवेदी ने रामनवमी झंडे अखाड़े का स्थापना किया। उसके पहले उस रूट से कोई झंडा नहीं निकलता। त्रिवेदी अखाड़ा 13 नंबर ना? हाँ, 14 नंबर। उस रूट से कोई झंडा नहीं निकलता, महावीरी झंडा नहीं निकलता है ना? तो वो मैनेजमेंट के ये के लिए उन्होंने निकाला। ठीक है। उस झंडे के बाद दूसरा झंडा जवाहर नगर 4 नगर है, उसके कंपटीशन में फिर शुरू हुआ। जी, स्वाभाविक। और वो परंपरा चला, फिर पारडी से शुरू हुआ ये रामनवमी झंडा का प्रदेश। आंदोलन के भय से 1975 में भी दंगा कराने का कोशिश किया गया था। वो बाड़ी मस्जिद है। जी जी। वो मस्जिद बन गया तो सामने हनुमान मंदिर बनाया गया। बिल्कुल। फॉरेस्ट पे जमीन को कब्जा करके। अच्छा, 1 नंबर का हनुमान मंदिर फॉरेस्ट की जमीन पर है? भी हाँ, मेरा आँख का देखा हुआ है। फिर केस मुकदमा हुआ और जैसा होता है, भगवान से किस तरह सरकारी अधिकारी डरते हैं। जी। वहाँ मंदिर नहीं था, मेरे सामने मंदिर बना है और वहाँ सामने मस्जिद मेन रोड पर। जी जी। अब वो 73-74 की बात कर रहे हैं। मंदिर जब बन गया है तो दीनानाथ पांडे का एक वक्तव्य सुनिए कि भाई जी,
जब वहाँ आज़ाद बस्ती में गैया पकावे ले सो तो हनुमान जी के नथुना में गंध आ गया। आप खाली इसको देख लीजिए। दर्शकों, दीनानाथ पांडे क्षेत्र के एमएलए हुआ करते थे। उस समय नहीं था, उस समय नहीं थे। मैंने उनका भर्सन बता रहे हैं जी वो घृणा कैसे पैदा हुआ। जी। और उसके बाद आज़ाद बस्ती में मुस्लिम लीग भी था। 75 में ये मस्जिद के सामने अभी मैदान के बगल में होलिका दहन कर दिया गया। गांधी मैदान में ही? हाँ, बगल में। जी जी। और ठीक मस्जिद के सामने दुगोला चैता भी 75 में कराया गया। अच्छा है, ठीक। जिसमें मुस्लिम लीग के नेता टोपी पहन के पान बांट रहे थे। अच्छा है ना। उसके बाद जब झंडा निकला तो आज़ाद बस्ती से एक हल्का सा पत्थर चला। 75 में? अच्छा जितने झंडाधारी से छोड़ के भाग गए। अच्छा। हम लोग ने झंडा उठाया और ठीक किया, लोग को शांत किया। जी। वो रात का झंडा था जो हनुमान मंदिर आता है। दूसरे दिन जब झंडा जा रहा था तो हंगामा, तफज्जुल हुसैन का जो घर है, अभी क्या बन गया है बादशाह वहाँ, अनवर का वकील जो आम बगान में ठीक है, तो वहीं पत्थर को चला, पूरा शहर सन्नाटा में हो गया। जी। और सन्नाटे में हो गया तो उसी बीच जक्की अनवर साहब का भी उदय होता है। और वो एक हफ्ते तक रात दिन वहाँ लग के आज़ाद बस्ती, कुंवर बस्ती, ये सब लोग हम लोग घूमते रहे। शांति स्थापना हुआ, वो भी सरकार के हस्तक्षेप से। केदारदास उस वक्त एमएलए थे, उनके कहने से बहुत सारे मिनिस्टर आ गए। जी जी। एक दुबे दरोगा जो दंगा कराना चाहता था उसको डांट फटकार पड़ी, तो मामला स्थिर। केदारदास पूर्व के एमएलए थे या पश्चिम के? पूर्व से। पूर्व से। केदारदास कहाँ के एमएलए थे वो छोड़ दीजिए जी। यहाँ के सर्वमान नेता अकेले थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हुआ। उसके बाद 78 में फिर साजिश हुई। 75 में विफल हो गया, 78 में दोबारा प्रयास किया गया। 14 नंबर रोड के नीचे जी एक बस्ती है, इमना बस्ती, वहाँ से सोनाराम माझी ने झंडा निकालने का लाइसेंस लिया। जी जी। सोनाराम माझी, एक्चुअली आदिवासी लोग तो मावेली झंडा निकालते नहीं निकालते हैं, पारंपरिक तौर पर तो नहीं। तो दीनानाथ पांडे और त्रिवेदी के वजह से वहाँ से निकाला, लाइसेंस लिया जी। और रूट मांगा पूरा 14 नंबर मुस्लिम बस्ती से होते हुए। तो 78 में उस रूट को कैंसिल कर दिया गया और उसी को पकाया गया 79 तक, उसी रूट। हाँ, पूरा शहर में पकाया गया, माने कि कैसे नहीं हाँ, निकलने देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट में गया, क्या हुआ, और छोड़ दिए। तो पका के इस तरह गया कि 79 में फिर इस रूट का दरखास्त हुआ और परमिशन नहीं मिले तो पूरे शहर के झंडा को रोक दिया गया। 6 तारीख को अपील को निकलना था, पूरे झंडा को रोक दिया गया पूरे शहर में। पर्चा बांटा गया कि बीएमपी पुलिस हमारे साथ है, बिहार मिलिट्री पुलिस, सब लोग कोई झंडा नहीं निकालेगा। जी। तब जक्की अनवर गांधी मैदान में अनशन पर बैठे, या मैं भी था। अनशन पर बैठने वालों में महत्वपूर्ण जो लोग थे, जो बजाबता बैठे थे, जी।
उसमें जक्की अनवर जी मर गए, जी अंग्रेजी के प्रोफेसर मासूम गुजर गए, बीबी वर्मा फोटोग्राफर वो भी गुजर गए, जोगिंदर राय शिक्षक आज जिंदा है, और तीसरा अनवर इमाम लेखक वो भी आज जिंदा है। ये लोग वहाँ अनशन पर बैठे और रात भर वहाँ पत्थर चला मुसलमानों की तरफ से। अच्छा। हाँ, बोले कि ये जो है ना जक्की अनवर उधर ये करना चाहता है, अच्छा मोछ नीचे दिखाना चाहता है। अच्छा। और रात भर कुछ लोग आए धरने पर, उपदेशक लोग, कि आप धरना हटा दीजिए। अच्छा। उसमें कांग्रेस भी नेता भी थे। उसमें एक बगान शाही स्कूल के हेडमास्टर भी आए, मर गया कि जिंदा है पता नहीं, लेकिन सब लोग आए। जक्की साहब हम लोग डटे रहे। सुबह इतनी बड़ी भीड़ पत्थर चला के हुए गांधी मैदान में पहुंची कि जक्की साहब को वहाँ से हटा दिया। पूरा ये मुसलमानों की भीड़ थी। ठीक है, ठीक। और उनको गाली देने में तथाकथित प्रोग्रेसिव लोग भी थे। अच्छा। तथाकथित में बोला, फिर वो दाई बूटी में रास्ते से चले गए। फिर नेगोशिएशन हुआ। तो ये भीड़ आई और जकी साहब को जब हटाई तो अनशन खत्म हो गया। हाँ, तो कब? ठीक। सवाल है दंगा रोकने के लिए वो कर रहे थे जी। और भीड़ गांधी मैदान में है और इधर हनुमान मंदिर के सामने हिंदुओं का भीड़ जुट गया। जी। तो हटना में भलाई था ना कि दंगा करा दे। बिल्कुल बिल्कुल, हटना भलाई। वो था। उसके बाद नेगोशिएशन चला। जी। रात भर नेगोशिएशन हुआ, बड़ी मुश्किल से तय हुआ कि झंडा निकाला जाएगा। उस नेगोशिएशन में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे डॉक्टर आलम, लेकिन झंडा मुस्लिम बस्ती से बजाबता शांतिपुर निकल गया सुबह सुबह। और जब 13 नंबर रोड पर आया तो दीनानाथ पांडे उसको रोक दिया कि जो लोग जेल में है नहीं निकालेगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और पूरे शहर से लोग वहाँ जुटान होने लगे। आदि डेट दिया हुआ था, कूच कर गए। और जब पूरा भीड़ हो गया, मानगो से लेके 14 नंबर तक रोड जाम भीड़ हो गया, तब वहाँ से झंडा निकाला गया। कहाँ से पत्थर चला, क्या हुआ, तो काफ़ी था। ये दंगा शुरू हो गया। ये है दंगे का। दूसरा है, दंगे के पहले मुस्लिम लीग के लीडर एक किताब लपेटा और कसम खाया कि मेरे लाश पर झंडा निकलेगा। अच्छा। लतीफ़ बाबा नाम के आदमी जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन सूफी मत के थे, वो आए और उसकी टोपी पर ऐसा फट मारे, बोला हटाओ साला तुम दंगा करवाएगा। ये सीन है। दूसरा सीन है कि जक्की अनवर साहब को अनशन पर बैठाने में बहुत लोग साथ में गए थे। जी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जी। लेकिन वो होशियार लोग थे कि समय के नजाकत को पहचाने और फरार हो गए, है ना। ये है दंगे का इतिहास। फिर उसके बाद कमीशन बना, कमीशन का इतिहास अलग है। इस दंगे में जकी अनवर साहब शहीद हो गए थे। इस दंगे के दौरान, ये बात दर्शकों को बतानी आवश्यक है। जब हम 1979 के दंगे पर बात कर ही रहे हैं बाबू, तो आज के दौर में भी समाज हर बार ध्रुवीकरण का शिकार हो जाती है। हम इतिहास से कुछ सीख क्यों नहीं रहे हैं, या हम वो गलतियों को बार बार दोहरा क्यों रहे हैं? गलती हम दोहरा नहीं रहे। दुनिया का जो वातावरण है और धर्म का जो उन्माद है, तर्क और विवेक की जगह आस्था जो
जड़ बना के रखा है, वो कारण है। अगर व्यक्ति तर्कशील हो जाए, जी जायज न जायज तय करने लगे ये सच है कि झूठ है, जी तो बातें नहीं होगी। अब बताइए, अब जो आदमी ये विश्वास करे कि धरती से कई गुना बड़ा सूर्य जी बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। और धरती पर खड़ा एक बालक उसको खा जाता है, उस पर जो विश्वास करे तो बिल्कुल, उस चेतना को आप क्या कहिए? बहुत हास्यास्पद। हास्यास्पद नहीं। अब दूसरा बताते हैं, ज्योग्राफी का टीचर जानता है सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। वो अगर ग्रहण में गंगा नहाने जाए तो उस टीचर पर क्या कहिए? तो तर्क और विवेक की जगह आस्था ने लिया है, और वो इसलिए लिया है कि धर्म तो गरीबों का आह है, समझदार को लोग के लिए दूसरी चीज है, बिल्कुल। लेकिन लुटेरों के लिए हथियार है। तो जुल्म करने वाले का हथियार है धार्मिक उन्माद। तमाम दुनिया भर में इस धार्मिक उन्माद में बिल गेट से लेके अडानी तक का क्या घाटा हुआ बताइए? जी है कुछ नहीं। ये इनका काम है। एक दूसरी चीज है कि पूंजीवाद को चाहिए, अंग्रेज का था ना, फूट डालो और राज करो। बिल्कुल। का है, आज भी चाहिए फूट डालो और राज करो। सांप्रदायिक सद्भावना और सामाजिक एकता किसको जरूरत? जो हैव नॉट है, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसका लूटा गया है, उसको संघर्ष करने के लिए, अर्जित करने के लिए सामाजिक एकता की जरूरत है ना? बिल्कुल। लेकिन जो सब लूट के रखा है उसको तो समाज की एकता टूटेगा तभी ना उसके खिलाफ संघर्ष नहीं होगा। इस शहर में सामाजिक एकता थी तो 58 हुआ, 69 हुआ, और बड़े बड़े आंदोलन हुए। सांप्रदायिक सद्भावना टूटा है तब तमाम आंदोलनों को खत्म हुए, मजदूरों पर जुल्म बढ़ाया आज भी है। ये कारण, इसलिए उसको उस नज़र से मत देखिए। कौन नेपथ्य में कौन है? नेपथ्य में है वो वर्ग जिसको लूटना है, और लुटेरों ने ही इसको बांटा है। आम लोगों को अब सचेत होने की जरूरत है कि लुटेरों के चक्कर में मत। इस शहर से राजनीतिक तौर पर, मजदूरों का शहर है, शुरू से रहा है। इस शहर से राजनीतिक तौर पर लाल डिक्लाइन होने का कारण क्या रहा आपके हिसाब से? सांप्रदायिक का वही एक कारण, और दूसरा अपना भी तो कारण तलाशना होगा कि हमने क्या कमी। हाँ हाँ। हम किसी पर आरोप लगा दें कि तुमने ये कर दिया, तो हम क्या कर रहे थे ये नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो सीधा सा बात है कि फांसी कहते किसको है, तो क्रांति नहीं करने की सजा है। तो हमने भी बहुत सारी कमजोरियां हैं और रही हैं, जिसके परिणाम है कि उन्होंने फायदा उठाया। हमारा रिप्रेजेंटेटिव आखिरी लाल चेहरा कौन सा था जो गया था? राम अवतार सिंह 72 में जीते थे केदारदास राम अवतार सिंह। 77 के बाद यहाँ जीत नहीं पाए। शहर में बगल में जीते हैं। 77 के बाद शहर से नहीं हुआ। उसके बाद 79 का दंगा ही हो गया, और हमको लग रहा है उसके बाद से और मजबूत हो गई उन लोगों की पकड़। उन लोगों की पकड़ ही नहीं, उनका जन्म उससे हुआ। 79 के दंगे से नहीं, 64 में दंगा हुआ, भारतीय जनसंघ का उदय हुआ जी। वैसे जी हाँ, 79 के दंगे के बाद फला फूला है भाजपा। 77 में दीनानाथ पांडे इसलिए जीते कि भाजपा की वजह से नहीं जीते थे, वो जेपी आंदोलन में जयप्रकाश के शरण में जाके जीते थे। जी जी जी। आज का युवा राजनीति और आंदोलन दोनों से थोड़ा दूर नजर आता है जब हम देखते हैं तो ये परिस्थितियों की वजह से दूरी है या सोच की वजह से? आपको क्या लगता है? परिस्थिति है, सोच है, और युवाओं के बीच जाने का
कमी भी है। आप युवा के बीच के साथ कहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं ये देखिए ना। खाली वो बजरंगबली की जय कर रहा है इससे नहीं ना, आप क्या कर रहे हैं। जी। हनुमान जी की एक कविता है कि जिनको सूरज तलाश करनी थी कुहरे बुंडे। तो हम क्या कर रहे हैं ये विचार करने की जरूरत कि युवा के बीच में हम कैसे जा रहे हैं। लेनिन बहुत पहले कर रहे हैं, उनके ज़माने में भी आपके तरफ प्रश्न आया। वो लोग कहते हैं कि हम लोगों से नौजवान जुड़ नहीं रहे। उन्होंने लिखा है ऐसे लोगों को खड़े खड़े गोली मार देना जरूरत है खुल के और हिम्मत से और खुल के उनके बीच जाने की। बिल्कुल बिल्कुल। और गलती करें तो ठीक करने। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये सवाल है ना। एक अंग्रेजी का टर्म है रैपिड फायर। उसका मतलब हम नहीं समझ। रैपिड फायर का अर्थ ये होता है कि हम आपको कुछ नाम देंगे, आप उस नाम पर अपने विचार दीजिए हमें। और इस चीज़ पर हमारी चर्चा भी हुई थी, तो पहला नाम वही लेते हैं। कैफी आजमी पर कुछ कहिए। कैफी आजमी बड़े शायर थे। वैसे निबंध लिखने स्टाइल में मत कहिए। नहीं जैसे कैफी आजमी कुछ कहे बड़े शायर हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। बिल्कुल। सोवियत संघ जब था तो उनको लोटस पुरस्कार मिला था। कैफी का जब हम कल इस पॉडकास्ट को शूट करने की बात कर रहे थे तो आपने कैफी का एक ये बताया था कि कैफी जब रीगल आए थे और आपने मुनव्वर राणा की किसी एक निजामत से जोड़ते हुए बताया था, और आम बगान में कैफी ने महफिल की थी उस पर बताया था। तो अगर जमशेदपुर में कैफी के ऊपर कुछ कह दें। जमशेदपुर में जमशेदपुर बताए थे और पहले आए होंगे तो नहीं, लेकिन कैफी आदमी जमशेदपुर में मेरे नज़र में 2 बार आए। अच्छा। एक बार राज सम्मेलन हो रहा था संयुक्त बिहार का प्रगतिशील लेखक संघ का, तो उसमें आए थे जी। आम बगान मैदान में मुशायरा पढ़े थे। लेकिन उसके पहले मेरे जिंदगी का पहला अनुभव है साहित्यिक प्रोग्राम का उद्घाटन नामवर सिंह ने किया था आम बगान मैदान में, और 8 से 10 हज़ार की भीड़ थी। और नामवर सिंह जब तक बोलते रहे पिन ड्रॉप साइलेंस। जी। और मुशायरे में कैफी आदमी ही नहीं थे, उस समय ऑल इंडिया के अध्यक्ष थे गुलाम रब्बानी तावा, वो सदारत कर रहे थे। कैफी आदमी थे। इलाहाबाद वाले वो क्या है अजमल अजमली थे। डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर थे और करुण कमल और बहुत सारे लोग थे। तो जैसा दस्तूर है प्रगतिशील लेखक संघ का, बड़े शायर मंजर साहब उसके का संचालन कर रहे थे। तो जैसा दस्तूर है हिंदी वाले भी पढ़ते हैं, उर्दू वाले भी, कुछ कमज़ोर कवि भी पढ़ते हैं। लेकिन उर्दू वाले की आपसी कलह कहिए या तिगरम कहिए, इसके वजह से कुछ लोगों ने हुट आउट किया था आम बगान में। आम बगान जी। तो मंजर साहब सज्जन आदमी थे, दिनेश जी को दे दिए। दिनेश्वर प्रसाद सिंह दिनेश ने संचालन किया। संचालन करने लगे तो अभी फिर कुछ लोग उंगली करना शुरू किया। जी। समीम साहब भी बोले तो अभी कुछ लोग शांत नहीं हुए। जी। तब कैफी आदमी का एक जुमला उठा और सब ठंडा पड़ गया। कैफी आदमी ने कहा, पता नहीं आप लोग कौन से सोहबत में रहते हैं, अपने शहर के आबरू को इतने सस्ते नीलाम। जी। ये था कैफी आदमी से मुशायरा पढ़े थे। वो है उनका बेलचे लाओ खुदी जमीन की तहें, कहाँ दफन हूँ मैं पता तो चले, मेरा माझी मेरे कांधे पर। ये हुआ यही मानसरोवर होटल में ठहरे थे। कैफी आदमी का इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको भी प्रेमचंद की तरह जमशेदपुर स्टेशन से कोई लाने नहीं दिया। वो स्टेशन पर उतरे, कुछ बंदी या कुछ ये था एक दिन पहले, तो एक सरदार जी मिला, उसको बोले कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस जानते हो? तो संयोग से सरदार जी टैक्सी वाला उनको पहचानता था।
लेके सीधे सरकार बिल्डिंग आया और सिंगल आदमी मुनीर भाई वहाँ बैठे हुए थे। वो तो कभी साहब ऊपर चढ़ नहीं सकते। और उसके बाद उनको होटल ले जाया गया। मुनीर भाई इतने रोमांच थे कि रो देते थे। कैफी के बाद दूसरा नाम जो मैं लूंगा वो जिस पर आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, प्रेमचंद। प्रेमचंद से तो हम मिले नहीं, हमारा मिले नहीं, पर प्रेमचंद मेरा पर जन्म के पहले मर गए थे। नहीं, मिलने की बात नहीं है, पर अक्सर जब प्रेमचंद पर आपके वक्तव्य हम सुनते हैं तो हमें बड़ा रस आता है कि वैचारिक तौर पर प्रेमचंद को कभी हमने वैसे नहीं देखा था आपके कहने से पहले। नहीं, वैचारिक तौर प्रेमचंद तो कायस्थ घर में जन्म लिए। मेरा दरवाजा प्रेमचंद के वैचारिकता पर आप हैं। नहीं, प्रेमचंद दरवाजा नहीं, प्रेमचंद तो कायस्थ के घर में जन्म लिए। हाँ। उस समय पढ़ा लिखा कायस्थ का लड़किया जाता था आर्य समाज में, तो आर्य समाज से प्रभावित हुए है ना। उसके बाद गांधीवाद से प्रभावित हुए, ईमानदार हुए तो उनको लगा कि गांधीवाद से भी कल्याण नहीं होने वाला हुआ, तो यथार्थवाद की तरफ। ये है प्रेमचंद का सफर। इसे सारी रचनाओं को आप उनकी नज़र से नहीं देखिए, आखिरी उनका जो गोदान है उसको समझिए तब बताइए, है ना। उसमें भारत का वर्ण व्यवस्था और ये सब, और उसमें वो संक्रमण का काल पूंजीवाद का, गांव से उखड़ने का काल। गोबर जाता है ना नौकरी करने, हैं। खन्ना साहब के यहाँ जमींदार साहब घंटों मिलने के लिए लाइन में लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो सावंतवाद का ढहना और पूंजीवाद का उगना उसमें है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। धनिया का पछाड़ खाना है कि नहीं? किसान का मौत है कि नहीं? होरी का मरना। तो वो बहुत सारी चीज लेखक सब कुछ कहता नहीं है, समझना आपको है, वो चीज को रख दिया। बिल्कुल। प्रेमचंद बड़े लेखक थे, आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन आप कहिएगा सब चीज कहानी उनका बढ़िया है कैसे ही, तो हम नहीं कर सकते। जो कहानी बढ़िया लगा हम अपने हिसाब से चुनते हैं। अब प्रेमचंद के हम सूजा किरदार को चुनते हैं, उसका वो शब्द हम ताबीज की तरह रखे हैं, जो वो कहता है कि जमींदार और पूंजीपति अपने खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेलना सीख लिए हैं, इसलिए हमको हरा रहे हैं। हम भी अपने खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेलना सीखेंगे तो हराएंगे, ये तो उम्मीद है। आपने हमें बड़े गजब के नाटक सजेस्ट किए हैं जिसे देखकर हमें बड़ा मजा आया। तो अगर दर्शकों को 4 या 2-3 ऐसे कुछ भी आपके दिमाग में आए, 2-3 नाटक जो देखना चाहिए मस्ट। संकटपूर्ण स्थिति है नाटक तो अभी तनवीर का चरंदा शोर भी देखने चाहिए, जिन लाहौर नहीं देखिया देखने चाहिए, मनु भंडारी का महाभोज देखना चाहिए। बिल्कुल। उस दौर के कई एक नाटक हैं, गुरुशरण सिंह के सारे नाटक देखने चाहिए। ये छोटे छोटे संवाद हैं, और जो पूछना चाहते हो वो पाकिस्तानी नाटक भी देखना चाहिए। बुढ़ा घर पे है बकरा किस सुनता है, वो इसको बोल रहे हैं कि जहाँ सब चीज का रास्ता बंद होता है, अगर तानाशाह आ जाए तो वही संस्कृति कर्म अपना रास्ता खोलता है। बिल्कुल। इस देश में शूद्रों को न वेद पढ़ना है, न सुनना है, न याद करना है। उस दौर में भरत मुनि का उदय हुआ है कि नहीं? तो नाटक एक ऐसी कला है जिसको बिना पढ़े हुए भी देख के, इसमें सब कला है, नृत्य संगीत जितना कला है। इसलिए नाटक आपका और भी जो नाटक हो देख सकते हैं, पुराना नाटक भी देख सकते हैं, रामलीला भी देख सकते हैं। बिल्कुल। रामलीला देख के आप अपना हिसाब से तय कीजिए ना, रामलीला में क्या है? रामलीला देखिए, उसमें क्या है, बटौर खट्टर काका, लेकिन दूसरे के बहन का नाक कान मत काटिए। रामलीला जरूर देखिए। क्या बात है ना। अब संवाद अपने अंत की ओर है, तो हम फटाफट से आपसे एक ये पूछ लेते हैं कि जीवन का कोई एक ऐसा लम्हा जिसको सबक के तौर पर जनता को बताना चाहेंगे।
ये तो बहुत टेढ़ा सवाल है। सवाल तो टेढ़ा ही होता है बाबा। हाँ तो जरूरी थोड़े सब सवाल का हम अच्छा जवाब दें। ठीक, कोई नहीं, हम ग्रोक थोड़े। कोई नहीं, बट हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई लम्हा जो जनता को क्या है, लम्हा है जनता जीवन के लिए संघर्ष करे, बेहतर दुनिया जीने के लिए, बेहतर जिंदगी बनाने के लिए, है ना। बिल्कुल। और आज के तारीख में वो हम जब खत्म करना चाहते हो तो बृहस्पति कब्जा है आज के समय में। जरूरी है कि कुछ लोगों से नफरत किया जाए ताकि सभी सभी से प्यार कर सके। क्या बात। अगर आज पूछा जाए आपसे, मतलब आपसे नहीं, ऐसे जनरल कंसेंसस पे एक संस्कृति कर्मी से अगर पूछा जाए जिसने काम किया है अपनी जिंदगी में कि आंदोलन और संस्कृति की लॉ कितनी बची है, तो जवाब क्या होगा? बची है, पूरी की पूरी बची है। आंदोलन की लॉ भी बची है। खामोशी भी बहुत बड़ा आंदोलन है। बिल्कुल आप है। और वो मनुष्य की चेतना में कब क्या स्थिति बिगड़ जाए, कब अराजक हो जाए, कब क्रांतिकारी हो जाए, ये कहना मुश्किल, इसलिए कि आदमी है, आदमी में दिमाग है और आदमी सोचता है। ये खोट है और सब अपने अपने ढंग से सोचता है। जरूरी थोड़े है। आखिर में आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा, क्योंकि युवा बड़े डोल रहे हैं, तो कैसे हम कहें कि डोल रहे? नहीं, हम देख रहे हैं ना अपने आसपास के लोगों को डोलते हुए। हाँ तो नाटक करें, संगीत करें, गीत लिखें, गीत गाएं, नई दुनिया की कल्पना करें और आगे बढ़ें। क्या फुटबॉल खेलें, गेम खेलें, तमंचा छोड़ दें। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये संवाद था हमारा कॉमरेड शशि कुमार के साथ। कल जब इस पॉडकास्ट को शूट करने के लिए हम और बाबा चर्चा कर रहे थे, तो बाबा ने हमें फैज़ की एक गज़ल की एक शेर सुनाई, जो ये थी कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, और अगर बाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहे लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी बात नहीं। तो ये इश्क की बाजी है, लड़ते रहें, और जैसा बाबा ने कहा, फुटबॉल खेले तमंचा छोड़े।